हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2 की इस जर्नी में मैं हूं आपके साथ, आपका फ्रेंड, बडी और दोस्त के कृष्णा। जल्दी से बता दूं कि आज मैं एक बहुत ही रुचिकर, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डील करने जा रहा हूं, डिस्कस करने जा रहा हूं और वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस टॉपिक का नाम है पावर शेयरिंग, जिसे हम हिंदी में सत्ता की साझेदारी कहते हैं। मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, इस जर्नी का हिस्सा बनिए। लर्निंग और लिसनिंग मोड में जल्दी से आ जाइए, अपने हेडफोन्स ऑन कर लीजिए और इस विषय को समझने के लिए तैयार हो जाइए। पावर शेयरिंग चैप्टर को समझते हुए हम कम से कम 4 बिंदुओं का बहुत ही गहराई से अध्ययन करेंगे। पहला, पावर शेयरिंग किसे कहते हैं। दूसरा, हम 2 देशों के बारे में अध्ययन करेंगे, एक श्रीलंका जो कि एशिया का छोटा सा देश है और दूसरा बेल्जियम जो पश्चिमी यूरोप का एक छोटा देश है। और इन दोनों देशों के अध्ययन के क्रम में हम ये समझेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। अगर सत्ता की साझेदारी की जाए तो उसके अच्छे परिणाम क्या निकलते हैं और अगर सत्ता की साझेदारी ना की जाए तो उसके दुष्परिणाम क्या निकलते हैं। तीसरा बिंदु जो हम समझेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि आखिर सत्ता के साझेदारी की आवश्यकता ही क्या है। वे कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण सत्ता की साझेदारी अनिवार्य हो जाती है। ऐसे कारणों को डिजायरेबल रीजंस कहते हैं और हम सत्ता की साझेदारी के डिजायरेबल रीजंस या वांछनीय कारणों का भी अध्ययन करेंगे। अंत में हम सत्ता की साझेदारी के स्वरूप या प्रकार या फॉर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन कौन से सत्ता की साझेदारी के महत्वपूर्ण फॉर्म्स हैं, प्रकार हैं। आइए शुरुआत करते हैं 2 बहुत ही भारी भरकम शब्दों के साथ। एक है पावर और दूसरा है शेयरिंग। इनमें से पहला शब्द है वो है पावर। क्या आप जानते हैं कि पावर किसे कहते हैं? डू यू नो व्हाट इज पावर? चलिए समझते हैं इसे एक उदाहरण से। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको 24 मार्च 2020 की डेट याद है? अगर नहीं याद है तो मैं आपको याद दिलाता हूं। उस दिन अचानक से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी टीवी पर सामने आते हैं और पूरे भारत में लॉकडाउन की घोषणा करते हैं। आप जानते हैं इस समय भारत में कोविड-19 पैंडेमिक से हम परेशान हैं और ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। उसके बचाव के लिए उन्होंने कहा जो जहां है वहीं रुक जाए, ठिठक जाए। सारी जिंदगी अचानक से रुक गई। 1.3 बिलियन लोग अपनी अपनी जगहों पर रुक गए। जो जहां थे वही हैं, कोई आ जा नहीं सकता। मैं भी अपने घर से 1000 किलोमीटर की दूरी पर कहीं पर बैठा हुआ हूं। इसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर कोई भी व्यक्ति बाहर ना आ जा सकता है, ना जा सकता है। आखिर उस एक लाइन ने ऐसा क्या कर दिया कि पूरा भारत लॉकडाउन हो गया, उसका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो गया। मैं आपसे फिर एक सवाल पूछता हूं, आप कितने दिनों से स्कूल नहीं गए? आपके पिता, आपकी माँ, आपके डैडी, आपकी मम्मा कितने दिनों से अपने काम पर नहीं गए? आप कितने दिनों से बाहर खेलने नहीं गए? कितने दिनों से आपने पार्क में सैर नहीं की? आपका सवाल होगा कि आपका जवाब होगा कि मैं 24 मार्च से बाहर नहीं गया। बाहर जाने पर पाबंदी है। प्रधानमंत्री ने कुछ और भी निर्देश दिए। उन्होंने जनता से अपील की कि वे मास्क का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं। उन्होंने कहा कि लोग 20 सेकंड हाथ को धुलें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। वो ऐसा कह रहे थे तो हम देखते हैं कि हम सभी लोग मास्क लगाने लगे हैं, हम सभी लोग सैनिटाइजर का प्रयोग करने लगे हैं, हम 20 सेकंड तक हाथ धुलते हैं। इस तरह से हमारे बिहेवियर में भी कुछ परिवर्तन आया है। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर ये बात मैं पूरे भारतवासियों से कह रहा होता तो क्या वे मेरी अपील को स्वीकार कर रहे होते? चलिए मैं फिर पूछता हूँ, आपके पिता या आप अगर पूरे भारतवर्ष से ये अपील कर रहे होते तो क्या लोग उसको स्वीकार कर रहे होते या उसको मान रहे होते? आपका जवाब होगा नहीं। तो आखिर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को मानने के लिए क्यों तैयार हैं, क्यों उत्सुक हैं, क्यों बाध्य हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास शक्ति है, उनके पास पावर है और ये शक्ति उन्होंने खुद नहीं अर्जित की है, बल्कि उनको हम भारत के लोगों ने चुनाव के माध्यम से ये ताकत दी है। हमने उन्हें आदेश दिया है, हम भारत के लोगों ने, वी द पीपुल ऑफ इंडिया ने उन्हें आदेश दिया है कि आप राजनैतिक शक्ति का उपयोग हमारे भले के लिए, भारत की भलाई के लिए करें।
आपके प्रत्येक आदेश में भारत का आदेश खुद निहित होगा, खुद शामिल होगा। इस उदाहरण से हम कम से कम 2 चीजें समझ रहे हैं कि पावर का मतलब किसी व्यक्ति या किसी देश के नागरिकों के व्यवहार को नियंत्रित करने की योग्यता से है। द एबिलिटी टू कंट्रोल बिहेवियर ऑफ अ पीपल और कंट्री। पॉलिटिकल पावर इनेबल्स पीपल और ग्रुप to control the policies, functions and culture of society. राजनीतिक ताकत का प्रयोग नीतियों को बनाने, उन्हें लागू करने तथा समाज और संस्कृति पर नियंत्रण करने में किया जाता है। जैसे लॉकडाउन की घोषणा एक नीतिगत फैसला था जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने लिया ताकि कोविड-19 से भारतवासियों की सुरक्षा की जा सके। चलिए अब शेयरिंग को समझने की कोशिश करते हैं। शेयरिंग का मतलब है डू समथिंग टुगेदर, चीजों को साथ साथ करना। जैसे कि आप स्कूल में देखते हैं कि कोई क्लास मॉनिटर होता है, कोई सफाई का मॉनिटर होता है, कोई स्कूल का परफेक्ट होता है, सब्जेक्ट टीचर्स अलग अलग होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, सबके काम अलग अलग होते हैं। इस तरह से हम सब मिलजुल करके एक सिस्टम को चलाते हैं जिसे स्कूल कहते हैं। लड़के और लड़की सभी को बराबर से एजुकेशन दी जाती है। काला, गोरा, सेक्स, जेंडर किसी भी आधार पर स्कूल में डिफरेंशिएशन नहीं किया जाता है। सबको ये लगता है कि हमारा स्कूल अपना है और हम सब इस स्कूल को अपने योग्यता से और अपनी क्षमता से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हर आदमी अपना अपना कंट्रीब्यूशन करता है और उससे बदले में। चलिए एक बात और बताइए, क्या आपको ये लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी कोई भी निर्णय ले सकते हैं? क्या उन्होंने लॉकडाउन का निर्णय अकेले ले लिया? आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि आपने क्लास 9 में पढ़ा है कि कोई भी निर्णय अकेले नहीं लिया जा सकता, बल्कि हर एक निर्णय को पार्लियामेंट की सहमति प्राप्त होनी चाहिए। पार्लियामेंट में 3 हिस्से होते हैं, आपको मालूम है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक प्रेसिडेंट। इन तीनों की जब तक सहमति नहीं प्राप्त होगी, कोई भी निर्णय भारत पर लागू नहीं किया जा सकता, कोई भी निर्णय भारत के लिए कानून नहीं बन सकता। भारत में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का नियम लागू है, का प्रिंसिपल लागू है। इसका मतलब होता है कि 18 वर्ष के ऊपर के सभी लोग, वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, वो स्त्री हो या पुरुष हो, किसी भी क्षेत्र के रहने वाले हों, किसी भी भाषा को बोलने वाले हों, उन सभी को एक वोट देने का अधिकार मिला है और सबका मूल्य बराबर है। यानी कि हर एक वोट का एक मूल्य है। राजनीतिक रूप से भारत में सभी बराबर हैं। ये सभी अपने निर्वाचित सदस्यों को चुनते हैं। हर 5 साल पर भारत में पीरियोडिक इलेक्शंस होते हैं और उन इलेक्शंस के माध्यम से हम अपने जनप्रतिनिधियों को भारत की संसद में भेजते हैं। भारत की संसद भारत के लोगों के निर्णय से बनी है और जब भी भारत की संसद के चुने हुए प्रतिनिधि किसी भी तरह का कानून बनाते हैं या भारत के लिए कोई भी निर्णय लेते हैं, तो उसमें भारत के सभी लोगों की इच्छा शामिल होती है। ये सभी लोग भारत के सभी नागरिक हैं, क्योंकि सभी नागरिकों ने इलेक्शंस में वोट दिया है। इसलिए जब भी कोई निर्णय लिया जाता है तो उस निर्णय में भारत के लोगों की सहमति अपने आप ही शामिल होती है। प्रधानमंत्री मोदी अकेले निर्णय नहीं लेते, बल्कि ये निर्णय भारत की जनता की ओर से ही लिया जाता है और उनके इस निर्णय पर भारत की पार्लियामेंट की मोहर होती है। इन शॉर्ट, सत्ता या पावर किसी एक के हाथ में नहीं है, बल्कि इसको कई इंस्टीट्यूशंस में और बहुत सारे लोगों में बांटा गया है। ये सभी जनता के हाथ में है, ये पार्लियामेंट के हाथ में है, ये लोकसभा के हाथ में है, ये राज्यसभा के हाथ में है, ये प्रेसिडेंट के हाथ में है। मुझे उम्मीद है कि आप पावर और शेयरिंग इन दोनों शब्दावलियों को ठीक से समझ गए होंगे। पावर शेयरिंग को और अच्छे से कंसेप्चुअलाइज करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हम 2 देशों का अध्ययन करेंगे, 2 केस स्टडीज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आखिर वे कौन से देश हैं जिनका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, जिनके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, उससे पहले आप कुछ तस्वीरों को बहुत गौर से देखिए। इन तस्वीरों का देखना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। बहुत फोकस्ड होकर के इन तस्वीरों को देखिएगा। ये एक बड़े इंपॉर्टेंट क्रिकेटर हैं, आप इन्हें जानते हैं, इनका नाम मुरलीधरन है और ये तमिल है। दूसरे, ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं, इनका नाम गोस्ताबाया राजपक्षा है, ये सिंघली है। ये जैकलिन फर्नांडीज बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस हैं और ये ईसाई हैं।
इस देश का प्रमुख धर्म बुद्ध धर्म है। यहाँ के बहुसंख्यक लोग बुद्ध धर्म को मानते हैं। बुद्ध धर्म यहाँ का राष्ट्रीय धर्म है। इट इज द नेशनल रिलीजन ऑफ दिस कंट्री। तथा यहाँ की मुख्य भाषा सिंहली या सिनला है। यह देश अपनी खूबसूरती और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है तथा यह देश अपनी प्राकृतिक सुंदरता, नेचुरल ब्यूटी, अपने बीचेस के लिए भी बड़ा फेमस है। यहाँ हाथी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं तथा एलिफेंट के लिए बड़ा फेमस देश है। इस देश की एक बड़ी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी फिशिंग है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एशिया के एक छोटे से देश श्रीलंका की, जिसकी आबादी हरियाणा की आबादी से थोड़ी ही ज़्यादा है। माफ़ कीजिएगा, हरियाणा की आबादी से थोड़ी ही कम है। हरियाणा की आबादी 2.56 करोड़ है। श्रीलंका में 3 इम्पोर्टेंट एथनिक ग्रुप्स हैं। शायद आप उनका नाम बता सकते हैं। पहला, जिस ग्रुप से मुथैया मुरलीधरन बिलोंग करते हैं यानी कि तमिल। दूसरा, जिससे राजपक्षे बिलोंग करते हैं यानी कि सिंघली। और तीसरा, जिससे जैकलिन फर्नांडिस बिलोंग करती हैं यानी कि क्रिश्चियंस। साथ ही में 1% से कम की आबादी मुसलमानों की भी है। सिंघली कम्युनिटी यहाँ पर संख्या में ज़्यादा है यानी कि मेजॉरिटी में है, जिसे हम बहुसंख्यक कहते हैं। तथा उसका प्रमुख धर्म बुद्ध धर्म है। चलिए आपसे एक सवाल पूछता हूँ। क्रिकेट तो आप खेलते ही होंगे। श्रीलंका की क्रिकेट टीम में तमिलों की संख्या कितनी है? आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 30 से 40 सालों में केवल एक ही क्रिकेटर आपको तमिल दिखाई पड़ता है और उसका नाम है मुथैया मुरलीधरन। श्रीलंका क्रिकेट टीम में सबसे ज़्यादा संख्या हमेशा सिंघलियों की रही है या सिनला कम्युनिटी की रही है। सवाल उठता है कि क्या तमिल्स और क्रिश्चियंस को क्रिकेट खेलना नहीं आता? पिछले 70-80 सालों में किसी भी इम्पोर्टेंट पोस्ट पर कोई भी तमिल आज तक नहीं पहुंच सका है। मैंने आपको राजपक्षे गोस्तबाया के बारे में बताया था। वो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं और सिंघली कम्युनिटी से हैं। अभी तक सभी प्रेसिडेंट, सभी प्राइम मिनिस्टर, जितने भी इम्पोर्टेंट पोस्ट पर लोग हुए हैं श्रीलंका में, वो सभी नॉन तमिलियंस हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों है? आइए श्रीलंका की खूबसूरती से निकलकर उसकी तस्वीर का एक और पहलू, एक दूसरा रूप भी देखते हैं। एक ऐसा पहलू जिसमें पूरी श्रीलंका गृह युद्ध यानी कि सिविल वॉर से ग्रसित है। सिविल वॉर का मतलब क्या होता है? जब किसी भी देश में सरकार विरोधी कोई भी समूह हिंसक लड़ाई लड़ता है तथा वो लड़ाई युद्ध का रूप ले लेती है, तो ऐसी लड़ाई को हम गृह युद्ध कहते हैं। यह गृह युद्ध श्रीलंका में 2 एथनिक कम्युनिटीज के बीच का युद्ध है, एक तमिल और दूसरा बहुसंख्यक सिंघली। आइए पहले कुछ तस्वीरों पर नजर डालते हैं, उसके बाद हम श्रीलंका की इस स्थिति के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि इतना खूबसूरत देश आखिर इतना बदसूरत कैसे हो गया। इतना खूबसूरत देश आखिर इतना संघर्ष, अशांति से कैसे ग्रसित हो गया। इतना अच्छा देश जिसको इकोनॉमिकली बहुत आगे होना चाहिए था, आज बहुत पीछे क्यों हो गया है। गौर से इन तस्वीरों पर नजर डालिए। इनमें पहली तस्वीर है मुरलीधरन की, और वो बोल रहे हैं आखिर इतने सुंदर देश में इतना संघर्ष क्यों हो रहा है। श्रीलंका अटैक्स, व्हाट वी नो एंड डोंट नो। श्रीलंका सिविल वॉर, ब्लडी ईस्टर इन श्रीलंका। इट इज द न्यूज ऑफ 26 अप्रैल 2019। अब आप ही सोचिए कि आखिर ये 2 कम्युनिटीज आपस में क्यों लड़ रही हैं। सिनला और तमिल एथनिक कम्युनिटीज के बीच में होने वाले लगातार युद्ध के क्या कारण हैं? तमिलों को आखिर क्या चाहिए? अगर उन्हें वो चाहिए तो उनको सिंघलीज वो क्यों नहीं दे रहे हैं? तमिल समुदाय के लोग महत्वपूर्ण पदों पर क्यों नहीं हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे पॉलिटिकल पोस्ट, क्रिकेट के खिलाड़ी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में दाखिला लेने वाले लोग, एडमिशन पाने वाले लोग आखिर मुख्य रूप से सिंघली ही क्यों हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि श्रीलंका प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म को फॉलो करता है। उसने पावर शेयरिंग को कभी भी मान्यता नहीं दी। आइए हम ये समझते हैं कि आखिर मेजॉरिटेरियनिज्म क्या होता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म? A belief that only the majority community should rule a country, make laws,
for everyone and with total disregard to the wishes and needs of the minority is the meaning of majoritarianism। मतलब कि यह एक ऐसी मान्यता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरतों या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। इसका मतलब समझने के लिए हम एक बार फिर से श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन को देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि श्रीलंका में 74% सिंहला स्पीकिंग पीपल हैं। 18% आर तमिल स्पीकिंग पीपल। आउट ऑफ 18%, 5% Tamils are Indians and 13% are natives of श्रीलंका। मतलब 74% सिंहला बोलने वाले श्रीलंकाई हैं जो कि संख्या में ज़्यादा हैं, इसलिए इनको बहुसंख्यक या मेजॉरिटी में माना गया। मैंने आपको बताया था कि इनका प्रमुख धर्म बुद्ध धर्म है। ये बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं। 18% तमिलों में 13% तो श्रीलंका के ही रहने वाले हैं, जिनको हम श्रीलंकाई तमिल कहते हैं। बाकी के 5% तमिल वे हैं जिन्हें अंग्रेज़ भारत से श्रीलंका दासों के रूप में ले गए थे, इसलिए वे भारतीय मूल के हैं। मुख्य रूप से वे तमिलनाडु के रहने वाले हैं। रेस्ट 7% आर क्रिश्चियंस एंड 1% आर मुस्लिम्स। Most of the Sinhala speaking peoples are Buddhists, most of Tamils are Hindus or Muslims. Christians constitutes only 7% of the population. They are either from Sinhalas or from Tamil communities. Sinhalas adopted the policy of majoritarianism. What does it mean? It means they tried to marginalize Tamil community and overlapped Tamils by their majority. For this, Sinhala community took some initiatives. For example, it made Sinhalese the official language of the country by an act in 1956 and ignored Tamil completely. 1956 में एक कानून बनाया गया तथा उस कानून के द्वारा तमिलों को दरकिनार कर दिया गया तथा सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। Secondly, Sinhala dominated government made a preferential policy to favor Sinhala speaking people in all government jobs and educational institutions. सरकारी नीतियां कुछ इस तरह से बनाई गईं कि सिंहली बोलने वाले लोगों को सरकारी नौकरियां और शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश मिल सके। Along with it, government promoted and protected Buddhism only. सरकार के द्वारा यह भी नियम बनाया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। जिस तरह से भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था तथा अंग्रेज़ भारत छोड़ने पर विवश हुए थे, उसी तरह 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका भी अंग्रेज़ों की दास्तां से मुक्त हुआ। वहाँ पर भी भारत की तरह लोकतांत्रिक चुनाव हुए, जहाँ की जनता ने वोट डाले तथा अपने नेताओं को चुना। चूँकि सिंहली जातीय समूह संख्या में ज़्यादा था, बहुसंख्यक था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनकी आबादी 74% थी कुल आबादी का, अतः सभी नेता सिंहली समुदाय से ही जीत करके आए। उन्होंने सिंहली हितों को साधने की कोशिश की और तमिलों को अलग थलग करने के लिए नया संविधान बनाया गया। यह संविधान 1956 में बना और उसमें वो सारे प्रावधान किए गए जिससे तमिलों को अलग थलग किया जा सके, जिनकी चर्चा हम लोग पिछली स्लाइड्स में कर चुके हैं। चलिए आपसे एक सवाल पूछते हैं, भारत का राजकीय धर्म क्या है? भारत की राजकीय भाषा कौन सी है? क्या भारत में किसी एक विशेष भाषा को बढ़ावा दिया जाता है? क्या भारत में किसी एक धर्म को बढ़ावा दिया जाता है? क्या भारत में संख्या में कम समुदायों को नौकरियां पाने का अधिकार नहीं है? भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। हमने भी अपना संविधान बनाया, लेकिन उस संविधान में हमने
किसी विशेष धर्म को संरक्षण या प्रोटेक्शन नहीं दी, बल्कि भारत एक सेकुलर राष्ट्र बना, जिसका मतलब है कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, लेकिन वो सभी धर्मों के विकास में सहयोग देगा। दूसरा, भारत में कोई एक भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, बल्कि अंग्रेजी और हिंदी 2 भाषाएं भारत के स्तर पर ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। 22 भाषाओं को भारत में अनुसूचित भाषाओं या शेड्यूल्ड लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। इसका मतलब ये भाषाएं भी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। हर राज्य अपनी एक अलग ऑफिशियल लैंग्वेज रख सकता है। भारत एक सेकुलर स्टेट है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यह किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता है। भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटीज़ के अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है। वो उन्हें फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिसे कोई भी सरकार उनसे छीन नहीं सकती। वे भी भारत के अन्य नागरिकों की तरह सभी अधिकार रखते हैं तथा किसी भी पद पर वो पहुंच सकते हैं, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर से आपसे एक सवाल पूछता हूं कि भारत की किसी 2 ऐसी माइनॉरिटी का नाम बताइए जो भारत के सर्वोच्च पदों तक पहुंचे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं? हाँ, शायद आप मुझे बता सकते हैं। अगर नहीं बता सकते तो मैं आपको मदद करता हूँ। आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम सुना होगा। वो एक सिख समुदाय से है। सिख भारत का एक अल्पसंख्यक समुदाय है जो कि संख्या में कम है। वो भारत के प्रधानमंत्री हुए। आपने एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना है। वे भारत की मुस्लिम कम्युनिटी से हैं जो कि अल्पसंख्यक समुदाय है, यानी कि माइनॉरिटी कम्युनिटी है। वो भारत के राष्ट्रपति हुए। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं आसपास में कि हमको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में बहुत सारे माइनॉरिटी दिख जाएंगे, हमारे स्कूलों में माइनॉरिटी बच्चे दिख जाएंगे, लेकिन हमको कभी ये फील नहीं होता कि वो माइनॉरिटी हैं, या उनको ये फील नहीं होता कि हम मेजॉरिटी हैं, क्योंकि भारत का संविधान इस तरह से है कि वो सभी को सत्ता की साझेदारी देता है, सबके साथ पावर को शेयर करता है, सबको अधिकार देता है तथा सबको साथ चलने के लिए एक माहौल प्रदान करता है। भारत का संविधान किसी एक भाषा, किसी एक जाति, किसी एक समुदाय को महत्व नहीं देता, बल्कि सभी नागरिकों को महत्व देता है, चाहे वो संख्या में अधिक हो या संख्या में कम हो। वहीं श्रीलंका मेजॉरिटेरियनिज्म के प्रिंसिपल्स पर अपने संविधान को आगे बढ़ाता है और वो केवल सिन्हला समुदाय को ही महत्व देता है। चूँकि वो सिन्हला समुदाय को ही महत्व दे रहा है, अतः तमिल अपने आप को अलग थलग महसूस करते हैं और वो अपने आप को एलिनेटेड फील करते हैं। उनको लगता है ये जो नया संविधान है वो तमिलों को की संस्कृति, उनका कल्चर, उनकी भाषा, उनको उनकी रोज़गार पाने के अवसर, उनके जीवित रहने के अवसर, उनके आगे बढ़ने के अवसर, उनसे सब कुछ छीन लेगा। यह भय 2 समुदायों के बीच में एक शंका को पैदा करता है और दोनों समुदायों के बीच में संघर्ष होना स्वाभाविक है। इसी संघर्ष को हमने सिविल वॉर कहा था या गृह युद्ध कहा था। The Tamils felt alienated, no respect or recognition was given to their language, culture and religion. They began to struggle for equality in jobs, entry to the university, recognition of their language and culture. Slowly, the conflict changed into a demand for regional autonomy. इन कारणों से तमिलों ने अब अपने लिए एक अलग राज्य की ही मांग करनी शुरू कर दी। वे श्रीलंका के साथ अब बने रहना नहीं चाहते थे। They wanted Tamil Eelam in the north and east. A civil war ensued, which killed thousands on both sides. The flourishing economy of Sri Lanka has disappeared, and the conflict has given a blow to social, cultural, and economic life of Sri Lanka. तमिलों ने अपने लिए एक अलग राज्य यानी कि एक नए ईलम की मांग दोहराई तथा उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। यह गृह युद्ध जिसकी तस्वीरें हम पीछे देख चुके हैं, वह गृह युद्ध बड़ा भयानक है और आज तक वह चल रहा है, जिसने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था, वहाँ के समाज के ताने बानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। चूँकि मेजॉरिटी ने माइनॉरिटी तमिल्स को कोई भी रेस्पेक्ट नहीं दिया, उनके कल्चर का सम्मान नहीं किया, उनको आगे बढ़ने के लिए श्रीलंका में माहौल नहीं उत्पन्न किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से डिज़ाइन किया कि वो पूरी तरह से सिंगलियों का फेवर करे, इसलिए वहाँ पर हम वॉर देखते हैं, वहाँ पर हम पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखते हैं, वहाँ पर हम इकोनॉमिक स्लोडाउन देखते हैं और एक बहुत खूबसूरत देश किस तरह से बर्बाद होता जा रहा है, इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि यहाँ पर पावर शेयरिंग को ना अपनाकर मेजॉरिटेरियनिज्म को अपनाया गया। मेजॉरिटेरियनिज्म ने
माइनॉरिटी को अलग थलग कर दिया और माइनॉरिटी अलग थलग होते होते उसने एक नए राज्य की मांग शुरू कर दी। अब एक संयुक्त श्रीलंका भी साथ में नहीं रहना चाहता, बल्कि वहाँ के कुछ लोग एक अलग ईलम यानी कि अलग राज्य बनाना चाहते हैं, जिसे तमिल ईलम कहा जाता है। वहीं भारत में पिछले 70 सालों से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। हमने बहुत सारी सरकारें दी जो कि 5 वर्ष तक चलती हैं, उसके बाद एक नई सरकार आती है जो कि देश के विकास में देश को आगे बढ़ाती है। हमने ये भी देखा है कि भारत में एक व्यवस्था काम करती है जो कि मेजॉरिटेरियनिज्म पर नहीं बल्कि पावर शेयरिंग पर काम करती है। यहाँ पर सभी माइनॉरिटी और मेजॉरिटी कम्युनिटी को सिटीजन माना जाता है और माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन दी जाती है। भारत का संविधान ऐसा है, इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, इसमें किसी भी माइनॉरिटी के राइट को कोई भी सरकार कभी भी उनसे छीन नहीं सकती। उनको बराबरी का दर्जा हमेशा से दिया जाना मैंडेटरी है, ये हमारा संविधान कहता है। चूँकि संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है, इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, तो इसे कोई भी नकार नहीं सकता, क्योंकि इसका निर्माण उस देश के लोगों के द्वारा किया जाता है। लोगों को यह तय करना है कि उनको देश में स्थायित्व चाहिए या संघर्ष चाहिए। लोगों को यह तय करना है कि उनको अलगाव चाहिए या एक संयुक्त देश चाहिए। लोगों को यह तय करना है कि उनको इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है, जैसे कि भारत बन गया, जो भारत दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक महाशक्ति है, या उनको श्रीलंका जैसा डिवास्टिंग फ्यूचर चाहिए। ये तय करना नागरिकों का काम है, क्योंकि नागरिक ही संविधान का निर्माण करते हैं। इस पाठ को पढ़ने से, मेजॉरिटेरियनिज्म के कंसेप्ट को पढ़ने से कम हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मेजॉरिटेरियनिज्म कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने बहुत मेहनत के साथ आपको कुछ कंसेप्ट समझाने की कोशिश की, जैसे पावर किसे कहते हैं, शेयरिंग क्या होती है, पावर शेयरिंग क्या है, मेजॉरिटेरियनिज्म किसे कहते हैं। मैंने भारत और श्रीलंका को कंपेयर करते हुए आपको तथ्यों को समझाने की कोशिश की, कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की। मैंने हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं को चुना ताकि हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों माध्यम के छात्र, ये स्टूडेंट्स इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें या उनको बेनिफिट मिल सके। फ्रेंड्स, अगर डिस्कस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और भी आप जानना चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि यह वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। अगले वीडियो में मैं आपको एक यूरोप के बड़े खूबसूरत से देश की कहानी सुनाऊंगा, जिसे हम बेल्जियम कहते हैं। ये वेस्ट यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसने अपनी समस्याओं को एक दूसरे तरीके से पावर शेयरिंग के आधार पर दूर करने की कोशिश की। हम श्रीलंका और बेल्जियम की व्यवस्थाओं में तुलना भी करेंगे, कंपेयर भी करेंगे, तथा साथ ही साथ ये जानेंगे कि आखिर सत्ता की साझेदारी इम्पोर्टेंट क्यों है या ज़रूरी क्यों है। इसके साथ ही साथ हम सत्ता की साझेदारी के रूप यानी कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को भी अगले वीडियो में समझने की चेष्टा करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो को ज़रूर देखिए। Thank you so much and take very good care of yourself.